अब हम आज के हमारे मुख्य अतिथि का जिक्र की कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें किसी प्रकार के परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, पर फिर भी जब भी सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो पेड़ पौधे प्रफुल्लित होकर सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। और इसीलिए भारतीय फार्मेसी परिषद की युवा प्रतिभाशाली गतिशील बहुमुखी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मोंटू एम पटेल सर जी के प्रति हमारा अभूतपूर्व कृतज्ञता एवं समर्थन है। उनके नेतृत्व में भारतीय फार्मेसी के क्षेत्र में सुधार और विकास की दिशा में कठिनाइयों को पार करने का समर्पण दृढ़ है। उनकी ऊर्जा, नेतृत्व और सेवा के प्रति हम सभी आभारी हैं और हम सब आपके साथ हैं। जब भी इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की बात होती है, इन्हें हमारी गहन कृतज्ञता के साथ सम्मानित करते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मोंटू एम पटेल सर कि वे कृपया मंच पर आएं और अपने अत्यंत मूल्यवान शब्दों से संबोधित करें। आदरणीय सर। नमस्कार। नेशनल फार्मा समिट 2023 organized by फार्मालोक के मैन अमित झा जी के जो पूरी फार्मेसी प्रोफेशन के लिए कुछ नया करने का है तो अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। और हमारे बीच उपस्थित ऑनरेबल सांसद सिकंदरा जी और बहुत सारे हमारे टीचर्स और पीसीआई के मेंबर डॉक्टर दीपेंद्र सिंह, सुशील सुदन जी, सुशील बंसल जी और एपीटीआई के चेयरमैन मिलिंद उबेकर जी और जो भी टीम फार्मालोक में जो भी एक्टिव मेंबर है कि जो पूरे दिन रात ये फंक्शन करने के लिए और इतने सारे पूरे भारतवर्ष से इतने सारे टीचर्स को एक मोटिव पैदा करके आप इधर तक दिल्ली तक ले आने के लिए पूरी फार्मालोक टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। और क्योंकि टीचर्स को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, 10-15 लोग तो हो जाते, पर इतने बड़ी संख्या में जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर्स आए हैं अलग अलग कोनों में, तो एक फार्मेसी प्रोफेशन के प्रति आपका जो लगाव है इसीलिए आप आए हो, तो आपका भी समय और फार्मेसी प्रोफेशन में आपका योगदान एक महत्वपूर्ण है। बात करें कि फार्मेसी प्रोफेशन में पिछले जब से फार्मेसी काउंसिल इंडिया में लास्ट में फार्मालोक दिल्ली में अटेंड किया था तब हमारी बात हुई थी, तो उस माध्यम में हमने पहला जो बात रखा था अमित झा जी ने कि डॉक्टर प्रोफेसर एम एल श्रॉफ की जन्म जयंती बर्थ एनिवर्सरी का 6 मार्च पे कुछ सेलिब्रेशन पूरे इंडिया में होना चाहिए। तो हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में सारे मेंबरों में हमने बात रखी और पूरी काउंसिल ने उसको नेशनल एजुकेशन डे घोषित किया और 6 मार्च को हमने विज्ञान भवन में हिस्ट्री में पहली बार हमने फार्मा अन्वेषण का प्रोग्राम किया और उसमें भी बहुत सारा सक्सेसफुल हमको मिला, क्योंकि वहाँ पे सब जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट का रिसर्च था वो इंडस्ट्री तक पहुँचाने के लिए फार्मेसी काउंसिल इंडिया ने उसको बेसिक थीम बनाया और बेसिक इंटरेस्ट हमारा वही है कि टीचर्स और स्टूडेंट का नॉलेज इंडस्ट्री तक पहुँचे, उनका रिसर्च पहुँचे। तो वो हर साल मनाया जाएगा। तो फार्मालोक टीम और कि एक विचार आया और हमने इम्प्लीमेंट किया उसके लिए, और उसको सेलिब्रेशन भी पूरे इंडिया में सारी कॉलेजेस ने किया। तो जो भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हम करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सारी इंस्टीट्यूशन अच्छी तरह कर रही है।
एक तो प्रोग्राम इसीलिए जरूरी है कि हम डे डिक्लेयर करते हैं, फार्मेसी वीक चल रहा है, फार्मेसी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट हम करते हैं। ये क्यों जरूरी है? आपको पता ही है कि हम सब सोसाइटी में से आ रहे हैं और सोसाइटी को पता होना चाहिए कि फार्मासिस्ट की ड्यूटी क्या है और फार्मासिस्ट क्या करते हैं। अभी तक तो कोरोना से पहले तो किसी को पता नहीं था इतना, पर कोरोना के बाद फार्मासिस्ट क्या है और फार्मा फील्ड क्या है वो जो नहीं पढ़ जानता उनको भी पता है, मतलब जो गांव में है उनको भी पता चल गया। क्योंकि पहले लोग फार्मेसी को वो खेत वाला फार्मेसी मानते थे गांव में, कि ऐप से शुरू होता होगा। पर अभी आपको पता है कि कोरोना में इतना सारा हमने दवाई और मेडिसिन का अवेयरनेस हो गया कि सबको बेसिक मेडिसिन क्या लेनी चाहिए और कौन सी लेनी चाहिए वो सारा गूगल देखकर वीडियो देखकर सबको पता चल गया। तो एक अवेयरनेस फार्मा फील्ड की आई और पूरे वर्ल्ड में, जैसे ही हमारे ऑनरेबल एमपी साहब ने बताया कि पूरे वर्ल्ड में हमने दवाई सप्लाई की, मेडिकल डिवाइस का सप्लाई किया, सर्जिकल मास्क सप्लाई किया। अभी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि हम मटेरियल में तो आगे ही, पर जो मैन पावर सप्लाई में जैसे फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स, बहुत सारे 56 जो टेक्निकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका रोल है, तो उनको पूरे देश भर में कैसे भेजा जाए और इंडिया के ही लोग वहां जाके उनकी ट्रीटमेंट करें। इंडिया के पॉपुलेशन की तो करें पर पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन की ट्रीटमेंट करें, वैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है। और उसके लिए एक पोर्टल भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है, वो भी लॉन्च होने वाला है, जिससे पूरे देश भर में 56 तरह के अलग अलग क्राइटेरिया, मतलब प्रोफेशनल का इंटरनेशनल की तरह हम कैटेगराइज किया है। उसमें आप अप्लाई करोगे तो आपको जो भी कंट्री में जाना होगा वो कंट्री के लिए आपका मतलब उनकी एम्बेसी को दिखेगा कि भी मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन कनाडा, तो कनाडा की एम्बेसी को दिखेगा। तो कनाडा में जितने भी जॉब मतलब रिक्रूटर्स है उनको पूरा डेटा जाएगा, तो वैसे ही पूरा सेट हो रहा है। और बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया में आके कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं, पर अब आने वाले समय में वहाँ के बच्चे इंडिया में आके कैसे पढ़ाई करें, उसके लिए भी जो बाउंड्री लगी है वो भी भारत सरकार खत्म करने के लिए मतलब पूरी पॉलिसी चेंज कर रही है कि जिसे कुछ भी बाउंड्री न रहे। क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अभी यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मतलब बहुत सारी कंट्री के साथ उनकी एम्बेसी के साथ हमारी मीटिंग्स लगातार हो रही है, जिसमें हमारे बच्चे वहाँ जा सके और उनके बच्चे इजीली इंडिया आ सके। मतलब हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है मतलब सभी कंट्री के लिए एक होनी चाहिए, वैसा एक प्रोविजन बनने जा रहा है। तो उसके लिए भी हम फार्मेसी काउंसिल इंडिया काम कर रही है। अभी बहुत सारा जो बदलाव है इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन में एजुकेशन को लेकर आने वाला है। बात करें कि फार्मेसी एक्ट जो जन विश्वास बिल आया, आप सबको पता है कि जन विश्वास बिल में जो फार्मेसी एक्ट में जो पेनल्टी का प्रोविजन था, अथवा तो मतलब जो भी आप कायदे कानून ब्रेक करते थे फार्मेसी एक्ट के तहत, उसका प्रोविजन में चेंज किया। और ऐसे फार्मेसी एक्ट में नहीं, मतलब जितने भी कायदे कानून हैं जिसमें जेल की सजा ज्यादा है और पेनल्टी कम है, तो भारत सरकार ने ऐसा सोचा कि भी पेनल्टी ज्यादा होनी चाहिए, जेल इम्प्रिजनमेंट कम होना चाहिए। क्योंकि कायदे कानून में तो लोग कोर्ट केस पे केस कोर्ट में चलते रहते हैं और बिना मतलब का कोर्ट में केस का बर्डन बढ़ता जा रहा है, तो पेनल्टी बढ़ा दी। जैसे आपको पता है कि अदर कंट्री में भी ऐसा ही है कि पेनल्टी का प्रोविजन ही इतना बड़ा है कि कोई क्राइम करने से ही डरता है, मतलब उसको मतलब थॉट भी नहीं आता कि मैं ऐसे क्राइम करूं। तो वैसे इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो गया है जन विश्वास बिल की तहत। तो फार्मेसी एक्ट में हमने जो संशोधन हुआ उसमें भी ऐसा है कि 1 लाख का दंड है, 2 लाख का दंड है, और जो पहले 6 महीने की सजा थी वो 3 महीने की हो गई, और जो 1,000 फाइन था वो 1 लाख और 2 लाख जैसा हो गया। तो हमारे फार्मासिस्टों को अभी समझने की जरूरत है कि अगर आपने अपना सर्टिफिकेट, और जो नॉन फार्मासिस्ट है अगर वो डिस्पेंस करेंगे तो उनपे भी दंड का प्रोविजन किया है। तो वो सारा एक्ट है, उसको इम्प्लीमेंट ड्रग डिपार्टमेंट या फार्मेसी काउंसिल
जो स्टेट की है वो कैसे करती है उस पर हमको सोचना चाहिए, क्योंकि कायदे कानून तो सरकार इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाते पर हमारे ही लोग उसको डाइल्यूट करके इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देते, तो उस पर हमको सोचना चाहिए। और अभी आपको पता है कि कल ही हमारा गैजेट एक नया हुआ कि जो हम पिछले 1 साल से लगे हुए थे उसके पीछे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड से मतलब आधार कार्ड ऑथेंटिकेट डेटा हमारे पोर्टल में आ जाए। तो पोर्टल भी हमारा नया बन गया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। वो इसी एकेडमिक ईयर मतलब नेक्स्ट अभी दिसंबर से हमारा पोर्टल खुलेगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। उसमें पहले आपको मैं इसीलिए थोड़ा ब्रीफ देना चाहता हूँ क्योंकि आप पूरे इंडिया से आए हुए थोड़ा नॉलेज लेकर जाओगे तब दूसरे को बता पाएंगे। तो जो पोर्टल में पहला रजिस्ट्रेशन आपको पीआरटीएस में करना पड़ेगा, मतलब फार्मासिस्ट, मतलब आप पहले फार्मासिस्ट हो, मतलब टीचर्स नहीं हो कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हो कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट नहीं हो। जिनको भी पोर्टल का एक्सेस करना है उनको पीआरटीएस मतलब फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम में तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसमें आपका स्टेट काउंसिल के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड, मतलब सारी डिटेल्स आपकी लगेगी। और उसके तहत आपको एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। मतलब स्टेट काउंसिल का तो आपका एक है ही, पर सेंट्रल काउंसिल का भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर से आप पूरा पोर्टल एक्सेस कर सकते हो। आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो या तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होना है तो वो ही नंबर आप यूज कर सकते हो। मतलब एक फैसिलिटी और हमने ऐड कर दी, क्योंकि स्टेट काउंसिल कहीं मतलब बहुत सारे स्टेटों में काउंसिल का गठन ही नहीं है, या तो चल रही है तो रजिस्ट्रार नहीं है, तो बॉडी नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर देना शुरू किया है। तो आपका सारा डेटा सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ा जाएगा। तो जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होगा, मतलब पूरा आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, पैन कार्ड सारा लिंकअप हो जाएगा हमारे पोर्टल में। जिससे जो बोगस मतलब जो आपको पता है कि बहुत सारे हमारे ही लोग मतलब बोगस ईमेल आईडी क्रिएट कर देते हैं, 2-3 मोबाइल नंबर क्रिएट करके 2-2 3-3 अकाउंट चला रहे थे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो पता नहीं आप मतलब क्या है रियलिटी मार्केट में। तीन लोग जो इंस्पेक्शन की ड्यूटी लेने के लिए 2-2 3-3 जगह रजिस्टर होते थे, या तो एक ही कॉलेज में मतलब कहीं फैकल्टी है, कहीं प्रिंसिपल में नाम चल रहा है, मतलब बहुत जगह पे अलग अलग नाम चल रहा था। अब आने वाले समय में मतलब ये होने वाला नहीं है, तो अब नहीं होगा तो और टीचर्स की रिक्रूटमेंट मार्केट में आएगी। वैसे भी लास्ट ईयर बहुत सारी आई है, पर इस साल आएगी तो आपके लिए तो अच्छा है, पर उसका इम्प्लीमेंट बोल रहा हूँ कि ये जो काम हम कर रहे हैं वो फार्मेसी प्रोफेशन को सुधार करने के लिए है, तो फार्मासिस्ट का इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, टीचर्स को रिस्पेक्टफुली जॉब मिले, सैलरी मिले, उसके लिए कर रहे हैं। अगर आपने उसमें भी कुछ रास्ता निकाला तो फिर भगवान ही बचा सकता है, उसमें तो हम बचा नहीं सकते। क्योंकि हमारे लोग तो बहुत एक्सपर्ट है फार्मेसी के, क्योंकि जो दवाई बना सकते हैं सब कुछ मिला के वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो रास्ता मत निकालना आप, मैनेजमेंट को रास्ता मतलब होगा तो मुझे बताना, तो वो मैं ब्लॉक कर दूंगा वो रास्ता, तो वो भी पता चल ही जाएगा। पर आप नए टीचर्स सब मैनेजमेंट को टाइट करिए कि आप टीचर्स रखिए, क्योंकि अब तो वैसे ही ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि टीचर्स है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है। और उसको मैं आगे जाके फूड एंड ड्रग की मतलब सेंट्रल ड्रग डिपार्टमेंट और स्टेट ड्रग डिपार्टमेंट के साथ हमारी वेबसाइट का कैसे लिंकअप हो, क्योंकि इंडस्ट्री में भी नाम चला रहे हैं, फार्मेसी स्टोर में भी चला रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे लिंकअप हो आने वाले 1-2 महीने में, वो भी मैं ट्राई करूंगा और वो भी लिंकअप मैं करवा दूंगा, जिससे जो बोगस मेडिकल स्टोर चल रहा है या तो बोगस फैकल्टी चल रही है वो सारी सिस्टम से दूर हो जाएगी। मतलब जेन्युइन टीचर और जेन्युइन फार्मासिस्ट ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। और ये तो हम कर रहे हैं, मतलब फार्मेसी काउंसिल इंडिया कर रही है, पर आप लोगों की ड्यूटी है, मतलब हमारे टीचर्स और हमारे जितने भी सीनियर्स लोग हैं फार्मेसी प्रोफेशन में, या तो स्टेक होल्डर है, एपीटीआई है, ये तो बहुत सारे एसोसिएशन, उनकी भी एक मोरल ड्यूटी है कि लोगों को अवेयरनेस फैलाने की, मतलब खुद क्राइम करते रोके, या तो खुद अपने को मतलब फार्मेसी प्रोफेशन को डाइल्यूट होने से रोकने की ड्यूटी हमारी है। और लोगों को मतलब अवेयरनेस फैलाने से ही होगा। मतलब आप किसी को उसकी डिग्री की वैल्यू, उसकी फार्मेसी का क्या वैल्यू है वो नहीं समझाओगे तब तक उसका सर्टिफिकेट का वो मिसयूज करेगा। तो
ये हमारा जो स्टेप है कि आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन पूरा डेटा हमारे पोर्टल में आ जाएगा, डुप्लीकेट का इश्यू खत्म हो जाएगा। अभी जो सेकंड हमारा जो मोटिव है बायोमेट्रिक अटेंडेंस, मतलब जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट का दोनों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगा। ऐसा नहीं कि आपकी कॉलेज ने वो बायोमेट्रिक मशीन लगा दिया और वो अटेंडेंस हो गई, मतलब वो सिस्टम में बात नहीं कर रहे, वो तो वैसे भी अभी लगी हुई है। पर जो हम बात कर रहे हैं वो आपके वहाँ जो बायोमेट्रिक सिस्टम लगेगी या तो जो भी कैमरा लगेंगे वो हमारी फार्मेसी काउंसिल इंडिया के साथ पूरा ऑनलाइन दिखेगा। मतलब आपके वहाँ क्लास चल रहा है कि मतलब क्लास प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, वो पूरा फार्मेसी काउंसिल इंडिया में हमको पता चलेगा। और पूरा डेटा सेंटर अभी हम बनाने वाले हैं, तो उसके लिए 1-2 महीना लगेगा। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है डेटा इंटीग्रेट करना हमारा, जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट का डेटा है वो पहले हम इंटीग्रेट करेंगे, बाद में ये पूरा हम लेकर आएंगे। तो आप वो चेंज के लिए तैयार रहना मेंटली, क्योंकि अब वैसे ही कुछ होने वाला नहीं है। और जितनी भी डेफिशिएंसी होगी आपकी इंस्टीट्यूशन में, टीचर्स स्टूडेंट्स अथवा तो जितने भी दूसरा हमारा प्रोविजन ये करवाए कि आपको जो पीआरटीएस में आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको सेंट्रल से ही मतलब डिजिटल आपको स्मार्ट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। मतलब आपका आइडेंटिटी कार्ड सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ वो पोर्टल ही दे देगा सॉफ्ट कॉपी, वो आप प्रिंट आउट निकाल के स्मार्ट कार्ड के पास और आप गले में रख सकते हो। तो वो भी एक हमारा एक मतलब सारे फार्मासिस्ट को स्मार्ट कार्ड मिलेगा पूरे इंडिया में। वो भी हमने एक मतलब एक ऑथेंटिसिटी फार्मासिस्ट की मिल जाएगी। दूसरी बात है कि जितनी भी लेबोरेटरीज है, जितने भी क्लासरूम्स है, उनका भी फोटो निकाल कर उनका डायमेंशन पूरा जियो लोकेशन के साथ वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसका भी बारकोड निकलेगा, वो भी बारकोड आपको क्लासरूम और लेबोरेटरी में चिपकाना पड़ेगा, जिससे इंस्पेक्शन होगा तब वो तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। बाद में जितने भी बुक्स है और जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सबको परचेस बिल के साथ आपको रजिस्टर हमारे पोर्टल में करवाना पड़ेगा। मतलब एक एक इंस्ट्रूमेंट का आपको परचेस बिल के साथ, पर भले पुरानी कॉलेज हो तो पुराना ही चलेगा, 10 साल पुराना भी चलेगा। लेटेस्ट में जीएसटी बिल वाला कंपलसरी, उसमें वेंडर की डिटेल्स भी आपको डालनी पड़ेगी, कब परचेस किया वो भी डालना पड़ेगा। मतलब पूरा आपको मतलब सिस्टम में डेटा डालना पड़ेगा। और उसका जैसे ही इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर करोगे तो उसका भी स्मार्ट कार्ड निकलेगा और वो उसका भी मतलब बारकोड निकलेगा और बारकोड आपको इंस्ट्रूमेंट पे चिपकाना है। और मतलब ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट पे जो बारकोड होगा वो फार्मेसी काउंसिल इंडिया के पोर्टल से निकल जाएगा। वैसे ही बुक्स में भी, लाइब्रेरी में अभी तो हम एक्सेल मंगवा लेते हैं, लोग वैसे मैनिपुलेट करके एक्सेल हमको दे देते हैं। मतलब आपको पता है कि जो रियलिटी वही मैं बोल रहा हूँ। तो अभी बुक्स में भी हम बुक्स आपको इंडिविजुअली रजिस्टर करवानी पड़ेगी, जितने भी 5,000 हो तो 5,000, 10,000 हो तो 10,000। तो वो सारी रजिस्ट्रेशन फार्मेसी की बुक्स करवानी पड़ेगी, उसका भाई बारकोड ही निकलेगा और सारी बुक्स पे ही लगेगा। तो कभी भी मतलब ये सब होने के बाद हमारा इंस्पेक्शन 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। मतलब ज्यादा पूरा दिन जाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही बारकोड स्कैन होगा मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू तो पूरा इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और जो बारकोड नहीं होगा स्कैन वो ऑटोमेटिकली डेफिशिएंसी आ जाएगी और ऑटोमेटिकली उस हिसाब से आपकी सीट भी कट हो जाएगी। और मतलब पूरा हमने ऑटो मोड पे डाल दिया है। तो अब आने वाले समय में आप देखो मतलब कैसे कंप्लाई करना है, क्योंकि बहुत अब उस लास्ट टाइम तो हमने सीट घटाई तो बहुत सारे टीचर्स ने ही हमारा ऑपोजिशन किया था, बहुत सारे प्रिंसिपल्स ने किया था। तो मैं चाहता हूँ कि एपीटीआई के प्रेसिडेंट बैठे हैं, एपीटीआई के वाइस प्रेसिडेंट और दीपेन जी बैठे हैं, भले पीसीआई में, पर आप लोग अवेयरनेस फैलाइए सारे टीचर्स में, सारे स्टेट ब्रांच एपीटीआई में, कि प्रिंसिपल खुद इसका हिस्सा ना बने फार्मेसी काउंसिल इंडिया का ऑपोजिशन का, बल्कि वो हमको सपोर्ट करें जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसमें। तो जिससे हमारा प्रोफेशन का ही फायदा है। अगर आप डेटा सही डालोगे तो आपका ही काम होगा, पर बाद में जितना भी डेटा है वो हमको पता भी चल जाएगा भाई कि आपकी सैलरी कितनी विड्रॉ हो रही है, आधार कार्ड और पैन कार्ड सारा डिटेल है। हम इनकम टैक्स से भी हम थोड़ा क्योंकि इनकम टैक्स का भी हमको मेल आया है कि आप सारे डेटा हमको दीजिए, मतलब जितने भी आपके पोर्टल पे टीचर्स और स्टूडेंट है सबका डेटाबेस हमको दीजिए। तो
फ्यूचर में मे भी हम उनके साथ भी इंटीग्रेट करें तो सारा डेटा ऑनलाइन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि भी हम इतनी ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। अब इसको एग्जीक्यूशन तो हम करेंगे पर उसको कोऑपरेशन आपका चाहिए। तो आप लोग कैसे उसको कोऑपरेशन करोगे वो आप पे डिपेंड है, वरना ये सिस्टम भी क्रैश हो जाएगा। फिर वही ऑपोजिशन वाली बात हो जाएगी, काउंसिल ने किया वो किया ते किया। तो मैं चाहता हूँ कि अभी हम एक चेंजिंग मोड में आ रहे हैं तो उसमें हम काम करेंगे। और बाकी रही बात नेशनल फार्मेसी कमीशन की, क्योंकि आपको पता है कि नेशनल फार्मेसी कमीशन जैसे मेडिकल काउंसिल इंडिया है उसका नेशनल मेडिकल कमीशन हो गया, डेंटल का डेंटल मेडिकल कमीशन डेंटल कमीशन हो गया, नर्सिंग का भी कमीशन हो गया। सिर्फ हमारी फार्मेसी काउंसिल बची है तो उसमें भी कमीशन आएगा। तो जो एनएम मतलब जो डेंटल मेडिकल मतलब नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल काउंसिल और मतलब मेडिकल डेंटल और नर्सिंग काउंसिल, 3 काउंसिल का कमीशन हो गया और आयुर्वेदिक का भी शायद कमीशन है। अब इनका जो प्रैक्टिस है वो बहुत लिमिटेड है। मतलब आपको अस्पताल में प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपको डॉक्टर्स बनना है या तो अस्पताल मतलब अस्पताल में काम करने तक उनका क्राइटेरिया सीमित है। मतलब स्कोप ऑफ वर्क उतना उनका ही इतना ही है। मतलब हमारे फार्मेसी में एक तो आपको अस्पताल में भी जॉब करना है, मेडिकल स्टोर में भी करना है, इंडस्ट्री में भी करना है, मतलब पूरे मतलब एकेडमिक में भी करना है। मतलब हमारा बहुत ही डाइवर्सिफाई बहुत ही स्कोप है। एपीआई में काम करना है, मेडिकल डिवाइस में काम करना है, रेगुलेटरी में काम करना है। मतलब हम जितना सोचे उतना कम है। उतने फील्ड हमारे फार्मेसी फील्ड में हमारे वर्क स्कोप ऑफ वर्क में है। तो एक नेशनल फार्मेसी कमीशन में सिर्फ आपने पढ़ा होगा कि जो भी आईआरएस लॉबी है, मतलब मैं ऐसे ओपनली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जितने भी ब्यूरोक्रेट्स लॉबी है उन्होंने अपना फायदा करवाने के लिए मतलब उनका ही मतलब जॉइंट सेक्रेटरी भी वही रहेगा, रजिस्ट्रार भी वही रहेगा और मतलब सब लोग वही रहेंगे। सिर्फ हमारे फार्मेसी के जो 15 साल के एक्सपीरियंस वाले गवर्नमेंट के टीचर्स हो गए, प्राइवेट वाले का तो नंबर आने ही नहीं वाला है, पर गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। जो गवर्नमेंट टीचर्स हो गए उनको मतलब जो वाइस चांसलर बनते हैं वही लोग फिर से फार्मेसी काउंसिल इंडिया में मतलब आके काम करेंगे। अब आपको पता है कि ब्यूरोक्रेट्स के सामने हमारे टीचर्स क्या काम कर पाएंगे। अब समझो हमारा नॉलेज और उनका नॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज बहुत रात दिन का फर्क है। आप अभी भी आपके स्टेट में जो टेक्निकल सेक्रेटरी होगा या तो एजुकेशन सेक्रेटरी होगा, हेल्थ सेक्रेटरी होगा, आप लोग अभी भी काम कर रहे हो। अब आपकी स्थिति आपके स्टेट में क्या है वो बहुत कठिन है। अब वही स्थिति सेंट्रल में आएगी तो उसके साथ काम करना मतलब आप समझ लो कि आप मतलब हमारा फार्मेसी प्रोफेशन का पूरा डाइल्यूशन है। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखो मैं फार्मेसी काउंसिल इंडिया का प्रमुख प्रेसिडेंट आज हूँ, कल कोई और बनेगा, उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला। फ्यूचर में भी बहुत सारे हमारे सीनियर प्रोफेसर फार्मेसी काउंसिल इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने भी अपनी नॉलेज के तहत अपने टाइम देने के तहत उन्होंने भी फार्मेसी प्रोफेशन को कुछ ना कुछ दिया है। मैं भी कुछ दूंगा, हमारी टीम पूरी देंगे। पर आने वाले समय में कि मैं परमानेंट तो फार्मेसी काउंसिल इंडिया का प्रमुख रहने वाला नहीं हूँ, कोई ना कोई नया भी आएगा। तो आने वाले समय हमारी काउंसिल रहनी चाहिए। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है कि फार्मेसी काउंसिल रहनी चाहिए, क्योंकि 7,000 फार्मेसी कॉलेजेस है, इतनी इंडस्ट्री बड़ी है, इतने अस्पताल है, इतने मेडिकल स्टोर्स हैं। तो हमारे प्रोफेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स आ जाएंगे तो प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाएगी। आपको पता है कि मेडिकल काउंसिल में एनएमसी आने के बाद उनकी हालत बहुत खराब हुई है। सबको पता है, वो बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। पर जो डॉक्टर्स की वैल्यू जब मेडिकल काउंसिल था उस टाइम आपको पता है कि सरकार भी हिल जाती थी। मतलब एक डॉक्टर को अगर आपने कुछ बोल दिया तो मतलब आप समझ लो पूरे इंडिया में स्ट्राइक हो जाती थी। आज के दिन में आप डॉक्टर को बोल दो कुछ नहीं होता है, मतलब कमीशन बन गया तो अब उनकी भी ताकत खत्म हो गई। तो एक प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गया। प्लस मेडिकल कमीशन बनने के बाद उनके जो डॉक्टर्स की सैलरी, आपको पता है कि एमबीबीएस डॉक्टर को 25,000 सैलरी मिल रही है आज के दिन में। बेसिक सैलरी 25,000 मिल रही है। मतलब पूरे स्टेट में आपको पता है कि 25,000 से सैलरी एमबीबीएस को कोई दे ही नहीं रहा है। मतलब उनका जो ग्रेड था वो डाउन आ गया। बाकी जो बात करें उनका पे स्केल भी नहीं चेंज हुआ। और बात करें कि डॉक्टर की जो कैडर्स है सरकार में उनमें भी कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ। तो मैं
इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि 5 साल नेशनल मेडिकल कमीशन को हो गए, तो डॉक्टर की स्थिति जो अपग्रेड होनी चाहिए वो तो हुई नहीं। प्लस जो डॉक्टर्स की इंडिया में बहुत ही मतलब गट्स है, मतलब आपको पता है कि पूरे इंडिया में डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, इसीलिए हम मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वो सब सरकार प्रोविजन कर रही है। तो इस 5 साल में नए मेडिकल कॉलेज तो खुले, मतलब गवर्नमेंट ने खोले पर प्राइवेट तो खुले नहीं। बता आने वाले 5 साल में क्या डॉक्टर्स इतने बन पाएंगे जिससे हमारा इंडिया का मतलब हमारे मेडिकल में डॉक्टर्स की कमी कम हो जाएगी? नहीं होने वाला है। तो इस साल भी नेशनल मेडिकल कमीशन ने सारे मेडिकल कॉलेजों की इंटेक जीरो कर दी और सब अभी नो एडमिशन में है, बहुत सारी कॉलेज है। तो डॉक्टर बनने की तो है। हमारे फार्मासिस्ट की अब मैं बात करूं कि फार्मासिस्ट में हमारे पास तो इनफ नंबर्स ऑफ फार्मेसी कॉलेजेस है, इनफ नंबर्स ऑफ टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, सब कुछ है। तो आने वाले समय में हमारा जो बेसिक इश्यूज है कि टीचर्स की सैलरी और पे स्केल, वो मुद्दा क्या है नेशनल फार्मेसी कमीशन में एड्रेस हुआ है? तो नहीं हुआ है। जो गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट है, डॉक्टर्स के लिए तो चलो शुरुआत से कैडर्स बनी है, पर हमारे फार्मासिस्ट कैडर कोई हाथ ही नहीं पकड़ रहा है, ना स्टेट गवर्नमेंट ना मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हमारे माँ बाप कौन है? मतलब हमारी कैडर सीनियर फार्मेसी ऑफिसर, चीफ फार्मेसी ऑफिसर और डायरेक्टर तक होनी चाहिए। अभी हम फार्मासिस्ट ही और फार्मासिस्ट में ही रिटायरमेंट हो रही है। अभी बहुत सारे स्टेटों ने गैजेटाइज किया है कि चीफ मतलब सीनियर फार्मेसी ऑफिसर की तरह, पर ऑफिसर लगाने से उनका पे स्केल तो चेंज नहीं हुआ, वही का वही पे स्केल है। तो नामकरण चेंज हुआ पर कुछ बदला नहीं। तो वो एड्रेस क्या हुआ है नेशनल फार्मेसी कमीशन में? वो भी एड्रेस नहीं हुआ है। तीसरी बात है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका फ्यूचर, मतलब आप समझो अभी हम इतने लोग काम कर रहे हैं, फार्मेसी काउंसिल इंडिया करे, बहुत सारे कॉलेजेस काम कर रहे हैं। अगर ये बहुत ही जरा हो जाएगा तो आने वाले समय में फार्मेसी कॉलेजेस की संख्या भी कम हो जाएगी या तो बहुत ओवर हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट की जो फ्यूचर, मतलब आप समझो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हमको ज्यादा इफेक्ट करता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हमारे फार्मेसी प्रोफेशन को। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जब हमारा फार्मेसी एक्ट बना तभी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना था। तो उसमें भी तब तो फार्मासिस्ट कम थे, तब कंपाउंडर शब्द यूज होता था। बाद में 1965 के बाद कुछ बदलाव आया और फार्मासिस्ट कम थे, इसीलिए सरकार ने ही कंडेंस कोर्स चलाया और फार्मासिस्ट बनाया कि फार्मासिस्ट कम है इसीलिए। आज के दिन में लाखों फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट की संख्या इतनी है कि हम ढूंढने जाए तो भी मिल जाएगा। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को चेंज करना चाहिए कि जिसमें इंडस्ट्री में लिखा है कि कॉम्पिटेंट पर्सन, होलसेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो कि कहीं पे भी हो, चाहे कॉस्मेटिक एक्ट हो, मतलब मेडिकल डिवाइस एक्ट हो, फूड सेफ्टी एक्ट हो, मतलब सभी जगह पे हमारा फार्मेसी का कोई प्रोविजन अभी तक प्रॉपर नहीं है कि हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं पर हमको ज्यादा इम्पेक्ट करने वाले जो 4 एक्ट है, मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फूड एक्ट, कॉस्मेटिक एक्ट, मतलब कॉस्मेटिक एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है, फिर मेडिकल डिवाइस एक्ट है, उसमें हमारे फार्मासिस्ट की वैल्यू तो कहीं की नहीं कि वो शुरू करने के लिए कंपलसरी फार्मासिस्ट का सुपरविजन होना चाहिए। अब रिटेल में है, मतलब आप फार्मेसी स्टोर शुरू करोगे तो उसमें तो है, पर होलसेल में नहीं है। अगर दवाई बन रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, आप रिटेल में फार्मेसिस्ट को रखते हो, तो होलसेल में आपको पता है सबसे ज्यादा दवाई का टेम्परेचर वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन में ही आता है। पर आपको हम सब फार्मासिस्ट है, अगर दवाई का सनलाइट में एक्सपोजर हो गई या तो टेम्परेचर अल्टर हो गया, अब 25 डिग्री में आपको पता है कोई मेंटेन ही नहीं करता। बहुत सारी मेडिसिन में 25 डिग्री स्टोर एरिया है। अभी हमारा इंडिया का क्लाइमेट ही ऐसा है कि मिनिमम 35 टू 40 डिग्री टेम्परेचर पूरे इंडिया में है। तो आप समझो कि डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पे भी मेडिसिन की जो स्टोरेज कंडीशन मेंटेन नहीं हो रही है, तो जो पोटेंसी है दवाई की कुछ तो अल्टर होगी। और सनलाइट भी एक्सपोजर का भी बहुत सारा है। अब हमारी दवाई की दुकान में आपको पता है कि इतनी इतनी मिट्टी दवाई पे चढ़ जाती है, फिर भी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर वैसे ही घूम रहे हैं कि दवाई का शॉप अच्छी तरह चल रहा है। अब समझो मैं प्रैक्टिकली बात इसीलिए बता रहा हूँ
कि ये सब एड्रेस होने चाहिए नेशनल फार्मेसी कमीशन में जो इश्यूज है, तभी फार्मेसी का जो प्रोफेशन का वैल्यू बढ़ेगा, तभी तो क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगी। अगर फार्मेसी में कोई फार्मेसी की वैल्यू नहीं रहेगी तो क्वालिटी एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को, क्योंकि आने वाले समय में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बीएससी के जो लोग हो गए, मतलब जो बायोलॉजिक्स, मतलब जितने भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब जो अदर जो मेडिकल डिवाइस में इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उनको भी फार्मेसी की डिग्री मिलेगी, वैसा सरकार का प्लानिंग हो रहा है। तो आप ये समझिए बहुत ही एक सीरियस मुद्दा है, जिसमें मतलब डाइवर्सिफाई जो है, मतलब सरकार चाहती है कि मतलब सब लोग अपना नॉलेज बढ़ाए और एक दूसरे की मतलब कोर्स पढ़े और उनको डिग्री मिले। तो हमारे फार्मासिस्ट को भी इंजीनियरिंग जाएगा तो मिलेगी डिग्री। तो ऐसा नहीं है, पर ये वाइस एंड वर्सा वाला काम आने वाले समय में होने वाला है। तो उसमें आपकी वैल्यू क्या रहेगी? अगर हमने फार्मेसी कमीशन बनाया, आज को पता है कि आज नेशनल मेडिकल कमीशन ने आज न्यूज़पेपर में आया है कि इंजीनियरिंग को भी अलाउ कर दिया एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए, मतलब एंट्री नीट और जी की एग्जाम के लिए। तो हमारे फार्मेसी में भी ये होने वाला है कि कोई भी आदमी, अभी भी है ही ओपन बोर्ड वाले हमारे ले रहे हैं एग्जाम, मतलब आ रहे फार्मेसी में। तो आप लोग एक इतने सारे टीचर्स बैठे हैं, तो आप एक फार्मेसी की थिंक टैंक हो, मतलब क्या करना चाहे। देखो इंडस्ट्री वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, एजुकेशन कुछ भी हो जाए, न फार्मेसी स्टोर चलाने वाले को पता नहीं, उनको तो सुबह के शाम कितना बिजनेस हुआ उसमें इंटरेस्ट है, अस्पताल चलाने वाले को कितने पेशेंट आए उतना इंटरेस्ट है। पर हमारे टीचर्स ही ऐसे हैं कि वो पूरे दिन सोचते रहते हैं भाई क्या हो रहा है। मतलब आप लोग एक थिंक टैंक हो फार्मेसी की, कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या सही है क्या गलत है। तो मैं चाहता हूँ कि जो नेशनल फार्मेसी कमीशन में आप एक अच्छा इनिशिएशन लीजिए, जिससे सरकार को सही मैसेज जाए और जो कमीशन बने तो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, मतलब टीचर्स का हो, स्टूडेंट का हो, अस्पताल फार्मासिस्ट का हो, इंडस्ट्री का हो, क्योंकि भारत देश में सबसे बड़ी इंडस्ट्री फार्मा इंडस्ट्री है। आप एकेडमिक में हमारे टीचर लाख टीचर्स हो गए पूरे इंडिया का मैं मिला होगा, तो अब इंडस्ट्री में काम करने वाले लाखों है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। वैसे ही फार्मेसी स्टोर में काम करने वाले भी 10-12 लाख हैं। तो आप समझो कि जो जिनको ये बिल इफेक्ट करेगा उनका ही प्रोविजन नहीं है उसमें। मतलब टीचर्स का भी, मतलब गवर्नमेंट टीचर्स 15 साल के एक्सपीरियंस वाले जो वाइस चांसलर है, जो सूट बूट टाई पहन के घूमेंगे, उनको ही रखेंगे लोग। मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कि वैसे भी वो काम हो चुका है, फार्मेसी काउंसिल इंडिया में भी हो चुका है। इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूंगा कि यही लोग आएंगे और फिर से वही अच्छी अच्छी बातें करके चले जाएंगे। तो प्रैक्टिकली जो हम इम्प्लीमेंट होना चाहिए वही काम करना चाहिए। और अभी जो नेशनल फार्मेसी कमीशन में आप हर एक एपीटीआई को भी मैं बोलूँगा, बहुत सारे जो सीनियर टीचर्स हैं वो भी अपना व्यूज़ अच्छी तरह सरकार में रखे। सरकार ने ऑलरेडी कोऑपरेशन हमको दिया है। देखो आप, सरकार भी चाहती है कि कुछ अच्छा काम हो, फार्मेसी में अच्छी सुधार हो, तो सरकार भी चाह रही है। पर जो कमिटी बनी थी, जो एक्ट बनाने के लिए नेशनल फार्मेसी कमीशन बनाने के जो कमिटी बनी थी, वही डॉक्टर की थी। अब समझो, ऐसा न, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सरकार चाहती है कि अच्छा हो फार्मेसी में, सरकार ऐसा नहीं चाहती कि फार्मेसी का बुरा हो। पर सरकार को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कमिटी में ही डॉक्टर्स थे, वो हमको कभी भी रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह करने ही नहीं देंगे। और जो 2-4-5 लोग फार्मेसी के लोग रखे थे, वो तो फार्मासिस्ट के टेररिस्ट लोग हैं, आप समझ लो। क्योंकि उन लोगों ने कुछ अच्छा इतने सालों में वो हर एक पोजीशन पे रह चुके हैं, उन्होंने कभी अच्छा काम ही नहीं किया है। वो एक भी अचीवमेंट अगर कोई मुझे दिखा दे उनका कि फार्मेसी प्रोफेशन के लिए उन्होंने एक अच्छा अचीवमेंट, वो वाइस चांसलर रहे या तो ये रहे, तो बता दें। तो आप समझ लो वो फार्मासिस्ट के हमारे टेररिस्ट है, तो वो टेररिस्ट क्या करेंगे हमारे लिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा वॉइस सरकार तक पहुंचे कि फार्मेसी का अच्छा, अगर हम ये करेंगे तो होगा, तो सरकार जरूर हमारी बात कंसीडर करेगी, क्योंकि सरकार पॉजिटिव डायरेक्शन में ही काम कर रही है। और आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर भी पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं, कि उनको ऐसा कि फार्मेसी का जो इंडिया का फार्मेसी है वो पूरे वर्ल्ड में कैसे जाए, वो वैसी सोच रखने वाले लोग हैं। तो हमको भी ऐसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अच्छे व्यूज
मतलब करने चाहिए। हमको कोई ऑपोजिशन नहीं करना है, पर हमारा व्यूज रखना है वहां पे कि जो कमिटी ने व्यूज रखा तो पूरा फर्जी रखा है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही फार्मेसी प्रोफेशन का अच्छा होगा। वैसे फार्मेसी का फील्ड बहुत ही, मैंने पहले बोला कि इतने सारे फील्ड जुड़े हुए हैं, वो सरकार को कौन बताएगा? काउंसिल तो अपना व्यूज दे देगी, पर पब्लिक अगर अपना व्यूज देगी कि हमारे इतने इतने फील्ड है, उसको हम इफेक्ट हो रहा है बिल, अगर ये आएगा तो हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। अब समझो कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स है, अभी बहुत सी जगह पे है ही नहीं। मतलब अब बिहार देख लो यूपी देख लो, तो बच्चों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है। अभी उसके लिए हमने सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर इसीलिए किया कि अगर यूपी और बिहार की काउंसिल रजिस्ट्रेशन नहीं देगी तो हम ऐसा प्रोविजन बनाएंगे वहां पे भी काउंसिल की ऑफिस खुल जाएगी और वहां एक आदमी बिठाकर रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू करवा देंगे हम। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो हमको तो काम करना पड़ेगा। इतने सारे बच्चे बिहार में परेशान हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में परेशान हो रहे हैं कि कॉलेजेस खुल गई। अब देखो मैनेजमेंट का इंटरेस्ट भी देखो कि वो लोग पीसीए की अप्रूवल लेने के लिए तो इतने भागा दौड़ कर रहे हैं, पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन पिछले 2-3 सालों से नहीं हो रहा है। वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे। बस स्टेट गवर्नमेंट को तो रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट को देना पड़ेगा कि हम बच्चे पढ़ के उनको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा है तो उनका फ्यूचर क्या रहेगा फिर। सरकार जन औषधि स्टोर 25,000 खोल रही है आने वाले समय में। अभी बिहार में ही मतलब आप समझो 500 स्टोर खुल रहे हैं, अभी उनको फार्मासिस्ट ही नहीं मिल रहे। वैसे ही उत्तर प्रदेश में हजार मेडिकल स्टोर जन औषधि स्टोर के खुल रहे हैं। सैलरी देने के लिए रेडी है, उनको कमीशन जो धंधा होगा उसमें भी कमीशन देंगे, मतलब इंसेंटिव देंगे, फिर भी फार्मासिस्ट नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं है बच्चों के पास। तो आप समझो भी भारत सरकार 25,000 स्टोर पूरे भारत में खोलने वाली है, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन देगा? तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन देगा? तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे लोगों को लेनी है। अगर वहां पे भी अगर सरकार फिर हमारे मुद्दा बन जाएगा कि फार्मासिस्ट नहीं मिल रहे, फिर वो कह देंगे चलो बीएससी वालों को अलाउ करो। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सरकार को अगर पेन होगा कि हम स्टोर खोलना चाह रहे हैं, जेनरिक दवाई पब्लिक को सस्ती देना चाह रहे हैं, तो फार्मासिस्ट ही नहीं है। बल्कि फार्मासिस्ट तो है पर सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो ये सिस्टम की प्रॉब्लम हमको आगे ले जानी पड़ेगी और इसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। अभी रैंकिंग और एक्रेडिटेशन के लिए भी हमारा एमओयू हो चुका है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। विद इन आई थिंक 1 मंथ और 2 मंथ रैंकिंग और एक्रेडिटेशन पूरे इंडिया की कॉलेजों का शुरू हो जाएगा। मतलब जो जो काम हमने 1 साल में किया उसकी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने चार्ज अभी 1.5 साल मतलब लास्ट अप्रैल में ही लिया, पर तब से लेकर अभी तक आपको पता है कि हमारे जो एंटी ग्रुप है कुछ भी आएगा तो बोलेंगे ये तो हम सरकार ने किया। पर सरकार तो पहले भी थी, मतलब सरकार तो अभी से थोड़ी है, सरकार तो फार्मेसी एक्ट के पहले से भी है सरकार। पर वो चीज हमने सरकार में रिप्रेजेंटेशन दिया, सरकार को कन्विंस किया, तब जाके हुई है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट भी सरकार में हमने इम्प्लीमेंट करवाई कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट फार्मडी स्टूडेंट जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अभी क्लिनिकल फार्मेसी की पोस्ट भी 2024 में आ जाएगी। तो जितने भी फार्मडी के बच्चे वैसे ही घूम रहे हैं उनको भी एक स्कोप मिल जाएगा और डॉक्टर के साथ उनको काम करने का एक्सपोजर मिलेगा। बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उसमें भी डिफाइन की है। तो एक एक चीज़ों में हमारे लोगों ने बहुत इनपुट्स दिए, जैसे डॉक्टर दीपेंद्र सिंह है, वैसे बहुत सारे हमारे पीसीए के मेंबर्स मतलब घर बैठकर भी काम कर रहे हैं, काउंसिल में आके भी काम कर रहे हैं। अभी जो अप्रूवल प्रोसेस शुरू होगा उसकी भी पूरी हैंडबुक हमने मतलब बनाई है, तो उसका भी हम लॉन्चिंग करने वाले हैं। तो बहुत सारा जो इनिशिएशन है वो पिछले 1-1.5 साल में हमने किया है, इतना सारा ऑपोजिशन होने के बाद। क्योंकि हमारे जो टेररिस्ट लोग हैं वो इनको खत्म करने में पीछे पड़े हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ आया नहीं, तो मतलब काउंसिल ही खत्म कर दे हम। मतलब उनकी मानसिकता इनके जैसी है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो सीनियर टीचर्स हैं, अब बहुत सीनियर हो गए, हमारे जो जूनियर टीचर्स हैं मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, उनको को कभी मौका देना चाहिए। इंस्पेक्शन जाना है तो वही सीनियर जाएंगे, अगर कहीं पे नेक का इंस्पेक्शन में जाना है वही सीनियर टीचर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब देखो आज मैं प्रेसिडेंट इतनी कम उम्र में नहीं बनता तो मुझे भी एक्सपोजर नहीं मिल रहा। सीनियर टीचर्स को भी जूनियर टीचर्स को मतलब
थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको ट्रेन करना चाहिए। अभी इंस्पेक्टर का लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो बहुत बड़ी बवाल मतलब हमारे लोगों ने खड़ी की थी मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले, कि इंस्पेक्टर का पोर्टल ओपन किया और सब जगह पे ऐसी मतलब भागादौड़ बची कि मैं ही बन जाऊँ और सारा इंस्पेक्शन मैं ही कर लूँ। तो मैंने इस साल पूरा ऑनलाइन करवा के वो भी सिस्टम खत्म कर दी, क्या वो ऑफलाइन इंस्पेक्शन ही हम नहीं कर रहे, पूरे ऑनलाइन कर दिए। तो अब लोग आ नहीं रहे, जैसे मैं बोला रहा हूँ तो लोग नहीं आ रहे हैं। अभी टीचर्स मना कर रहे कि नहीं हम अवेलेबल नहीं है। अब समझो वह उल्टी स्थिति हो गई, क्योंकि अब 5-6 हजार लेने के लिए कौन दिल्ली आएगा इंस्पेक्शन करने के लिए। तो वो बाकी तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। अभी जो ऑनलाइन ऐप हो गया है तो उसमें तो मतलब इंस्पेक्शन भी ना हो वैसे भी स्थिति हो सकती है। अगर कोई ऐसे सी कैटेगरी के कॉलेज हो गया उनका ही हम फिजिकल इंस्पेक्शन करवाएंगे, बाकी सबका तो हम ऑनलाइन ही करवाएंगे। उसका भी हमने शॉर्ट लिस्टिंग कर दिया है। जो लोग कोर्ट में जाके लेकर आए हैं, मतलब पिछले साल हमने तकरीबन 200-500 कॉलेज कोर्ट के थ्रू, मतलब वो हमको लिटरली ब्लैकमेलिंग करके ही वो अप्रूवल ले आए हैं। तो उन लोगों को भी बंद करवाएंगे हम। पहले उनका ही टारगेट है कि उन लोगों को कैसे बंद किया जाए, ये सब फर्जी थे। फिर भी कोर्ट का वो लेके मतलब कोर्ट का बेनिफिट लेके वो मतलब आ गए हैं। टीचर्स नहीं है, कोर्ट फिर भी बोल रही कि उनको परमिशन दो, हमारे इंस्पेक्शन रिपोर्ट रखने के बावजूद भी। क्योंकि मतलब इन लोगों ने 2-3 जो एडवोकेट है दिल्ली के बहुत बड़े एजेंट है, मतलब वो उनका काम ही यही है। तो बहुत ही मतलब इन लोगों को भी अभी इस साल पता चलेगा कि जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं उनकी हालत भी बहुत खराब होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि फार्मेसी काउंसिल इंडिया हम सबकी काउंसिल है, प्रेसिडेंट की थोड़ी काउंसिल है, आप लोगों की काउंसिल है। मैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ कि जो मेरा टेन्योर है मैं काम करूंगा और चला जाऊंगा, पर आप सबकी काउंसिल है। तो आप ऐसी तरह सोचोगे तो ही हमारी फार्मेसी प्रोफेशन का एक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि किसी को क्रिटिसाइज करके कोई फायदा नहीं है। अभी आपको पता है कि जो मैंने 2-3 ग्रुप में देखा कल ही कि एक गैजेट कुछ सरकार का सर्कुलेट हो रहा था, उसमें 2-3 सीनियर प्रोफेसर भारत सरकार को क्रेडिट दे रहे थे। तो काम तो सरकार का ही है, सरकार ने ही किया है। तो मैं आप वो तो बोलो कि आप अभी तक क्यों नहीं करवाए, मतलब इतने सालों से काउंसिल है, सरकार है, अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी ही क्यों हुआ। और उसके लिए सरकार ने बोला और हमने किया है, मतलब फाइल तो हमने शुरू की तब जाके उन्होंने गैजेट किया है ना। तो इधर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा मैंने डेवलपमेंट करवाया काउंसिल में, तभी जाके हुआ है ना। आपको पता है कि पुराने पोर्टल में कितने सारे दिक्कत थे सबको, अभी नया पोर्टल हमने बना दिया है, सबको नया आईडी पासवर्ड दे दिए। तो पुराना सिस्टम में बहुत ही गड़बड़ी थी, वो पूरा सिस्टम ही बंद कर दिया मैंने, नया पोर्टल डेवलपमेंट करवा दिया। तो बहुत सारा जो सिस्टम है हमने चेंज किया है। जितने भी आने वाले समय में अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है वो भी आपको पोर्टल में ही से ही रेज करनी है, मतलब किसी पब्लिक ग्रीवेंस है तो पब्लिक से करनी है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन की ग्रीवेंस है तो इंस्टीट्यूशन में से ही ग्रीवेंस रेज करनी है। उसका भी आपको ट्रैकिंग मिलेगा और अपडेट मिलेगा, आपको मेल और मैसेज मिलेगा। वैसे सिस्टम हमने अभी डेवलपमेंट की है कि आपको एक एक ग्रीवेंस का ट्रैकिंग भी मिलेगा। अगर वो एक्शन नहीं होगा तो तुरंत मुझे रिपोर्टिंग होगा और उस पर हम एक्शन करवाएंगे। मतलब बहुत सारी ट्रांसपेरेंस सिस्टम हम डेवलपमेंट कर दिया और उसका मतलब 1 दिसंबर से हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और दूसरी खुशी की बात यह बता रहा हूँ कि आपको पता है कि हमारी फार्मेसी काउंसिल एक इंडस्ट्री एरिया में और कोने में पड़ी है, जिसको कोई मतलब दिल्ली में आए तो भी कोई मतलब जाने के लिए सोचे ही नहीं। पहले इसीलिए नहीं जाते कि वहां पे कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था, मतलब आपको पता है कि लोग 2-2 3-3 दिन बैठ कर आते थे। पर अभी हम नई हमारी फार्मेसी काउंसिल जो नरोजी नगर है वहां पे हमने बिल्डिंग लिया है, मतलब तो काउंसिल हमारी आने वाले 2-3 महीने में वहां शिफ्ट करेंगे हम, तो पूरी काउंसिल ही शिफ्ट हो जाएगी। तो आपको एयरपोर्ट से 20-30 मिनट में आ सकते हो, सेंट्रल दिल्ली से भी 20-30 मिनट में आ सकते हो, आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो बिल्डिंग को हम एज अ ट्रेनिंग सेंटर या तो जो मैंने बोला डेटा सेंटर बनाने वाला है कि पूरा इंडिया की कॉलेजेस का हम वहां से मॉनिटरिंग करेंगे, तो वो बिल्डिंग में हम ऐसा मॉनिटरिंग करेंगे। तो बहुत सारा हमने इम्प्लीमेंटेशन आने वाले 2-3 महीने में होने वाला है। बहुत सारी जो रिसर्च की जो एआईसीटी ग्रांट देती थी उसके लिए हम पोर्टल, अब समझो कि कैसे कैसे मुझे परेशान किया जा रहा है उसकी बात करूं कि एआईसीटी के
चेयरमैन के साथ हमने मीटिंग की कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है, मतलब जितनी भी रिसर्च ग्रांट है वो ग्रांट है, मतलब आपका पैसा भी भारत सरकार का है, पीसीआई का पैसा भी भारत सरकार का है। अगर आपने वहाँ डेवलपमेंट करवा लिया है, वहाँ पे आपने मतलब जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट को ग्रांट्स मिलती है, रिसर्च और जो भी जितनी भी पॉलिसी जो मिलती है ग्रांट्स, वो सारी पीसीआई ने हमने इम्प्लीमेंट तो कर दी, हमारे मीटिंग में आ गया, बजट का प्रोविजन हो गया, सब कुछ हो गया, पर उसको अप्लाई करने के लिए तो पोर्टल चाहिए आप लोगों को। तो वो पोर्टल मैंने बोला कि हम एआईसीटी से सीधा ले लेते, क्योंकि वो डेवलपमेंट का खर्चा फार्मेसी काउंसिल इंडिया फिर से करवाएगी, 6-8 महीना और चले जाएगा, तो उससे बेटर हम एआईसीटी से ले लेते। हमने मीटिंग की, चेयरमैन ने अच्छा रिस्पॉन्स भी किया और पॉजिटिवली उन्होंने बोला कि हम पूरा कर देंगे। बाद में नीचे की जो टीम है और हमारी जो टीम है उन्होंने बहुत फॉलोअप किया, मतलब मेरी फार्मेसी काउंसिल इंडिया की टीम, आईटी की टीम और पॉलिसी की टीम, इतना सारा फॉलोअप लिया, अभी तक उन्होंने हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया है। आप समझो कि उनके पीछे कौन है, आप लोग समझ सकते हो कि ये काम नहीं होना चाहिए। हमारे ही दुष्ट लोग हैं कि काम अच्छा होने में भी रोक लगाते हैं कि ये होना ही नहीं चाहिए, तभी पॉलिसी आएगी टीचर्स और स्टूडेंट के लिए। अब हम फार्मेसी काउंसिल इंडिया विद इन 1 मंथ मैं नया पोर्टल बनवा दूंगा और वो आप लोगों को बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब जितने भी रिसर्च एआईसीटी जितनी ग्रांट देती है वो सारी रिसर्च ग्रांट, मतलब जो भी पॉलिसी है वो सारी पीसीआई देगी। तो ये सारे प्रॉब्लम इसलिए बता रहा हूँ कि एक हमारी कंडीशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या क्या रही है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर हमारी जो सेक्रेटरी है उसने भी वीआरएस लेकर चली गई, क्योंकि आपको वो भी स्थिति बहुत कठिन है कि मेरे जो 6 महीने गए वो मुझे ही पता है कैसे गए। तो उसके बाद जो काम शुरू हुआ, जो मित्तल जी ने चार्ज लिया, प्रतिमा मैडम है, बहुत सारा हमारा पीसीआई का स्टाफ है, अभी नई हमारी है, नए लोगों की भी रिक्रूटमेंट की, अभी और नए लोगों की दिसंबर मंथ में हम एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, उसका इंटरव्यू करने वाले हैं। तो जो काउंसिल में 35 लोग काम करते थे उसमें से 6-8 लोग ही टेक्निकल पर्सन थे, मतलब पूरी फार्मेसी काउंसिल इंडिया को चलाने के लिए मतलब 5-6 लोग ही टेक्निकल पर्सन थे, और वो भी बिना एक काम करे तो दूसरा रह जाए, दूसरा करे तो तीसरा रह जाए, तो मतलब पूरा ऐसे ही हौच पौच सिस्टम चलती थी। तो आज के दिन में हमने शायद 55 स्टाफ हम ले आए हैं, और अभी ये रिक्रूटमेंट होगा तो और 50-60 स्टाफ और आ जाएगा। मैं टेक्निकल स्टाफ की बात कर रहा हूँ, मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर तो मैं सोच रहा हूँ 100 कर देंगे हम, पर जो टेक्निकल स्टाफ है हम 100 करेंगे, जिससे पूरे इंडिया को एक अच्छी सर्विस मिले। और हर एक स्टेट वाइज हम एक ऑफिसर रखेंगे और उनके नीचे पूरी टीम बनाएंगे, जिसे जो भी कॉलेजों का है तो जो भी स्टेट के टीचर्स और स्टूडेंट का इश्यू है वो ऑन द स्पॉट 48 आवर्स में रिजॉल्व होना चाहिए, ऐसी सिस्टम बनाने जा रहे हैं। तो ये सारा, क्योंकि अभी फार्मेसी काउंसिल इंडिया की बिल्डिंग में इतनी जगह कम पड़ रही है, मतलब बैठने के लिए जगह ही नहीं है, तो इसीलिए हमने नई बिल्डिंग ली और वहां पे पूरा 32,000 स्क्वायर फीट में एक ही फ्लोर पे सारे लोग काम करेंगे। अभी हमारा 3rd फ्लोर है और 4th फ्लोर है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी आप लोगों की है, मेरी प्रेसिडेंट की नहीं है, क्योंकि लोग बदनाम भी करेंगे कि प्रेसिडेंट ने किया, वो किया, ये खरीदा। अब मैंने मेरे घर पे ले जाने के लिए खरीदा नहीं है। तो ये जितने भी सिस्टम है, अभी फार्मेसी काउंसिल इंडिया का जो रिकॉर्ड था वो आपको पता है कि कितना पुराना है। आप काउंसिल में जाते थे तो पैरों में फाइल आती थी, आप सबको पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, सारे टीचर्स का एक्सपीरियंस हुआ ही होगा। तो उसका भी मैंने स्कैनिंग शुरू करवाया है, तो तकरीबन 5-6 साल का तो स्कैनिंग हो गया है, तो उसकी भी मैं डिजिटलाइजेशन कर रहा हूँ। मतलब आने वाले समय में काउंसिल में एक भी फाइल दिखेगी ही नहीं हार्ड कॉपी में, सब सॉफ्ट कॉपी में ही दिखेगा, और वो सारी फाइल हम जो सरकार के नॉर्म्स है उस हिसाब से हम ओल्ड होने के बाद हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो पूरी काउंसिल का एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, साथ ही साथ हम पब्लिक के लिए भी काम कर रहे हैं, इंस्पेक्शन का काम जो हेडेक है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि काउंसिल के लोग पूरा दिन अप्रूवल प्रोसेस के बारे में ही सोचते थे। अभी तक का जो काउंसिल का थॉट प्रोसेस थी वो इंस्पेक्शन करवाना और उसको अप्रूवल देना, और उसको हटकर हमने पॉलिसी और जितने भी ये न्यू इनिशिएटिव है, जैसे जॉब पोर्टल हमने शुरू कर दिया है, बहुत सारे इनिशिएटिव जो हमने लिए उसके हटकर किए, पर उसके लिए भी हमको बहुत सारा पेन हमारे मेंबरों को लेना पड़ा है।
बहुत सारे लोगों ने एलिगेशन भी लगाए, फिर भी हमारे मेंबरों ने काम किया है। तो उसके लिए भी, क्योंकि प्रेसिडेंट अकेला काम नहीं करता, टीम वर्क के बिना कुछ काम होता भी नहीं है, और बहुत सारे एक्सपर्ट जो बाहर से लोग हैं उनको भी किया है। अब मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टेट में, अगर एपीटीआई तो है ही, पर जो अच्छे टीचर सीनियर्स अथवा तो जूनियर्स जो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, हम फार्मासिस्ट के ही काउंसिल के ही वॉलंटियर्स बनाएंगे। जो फार्मेसी काउंसिल इंडिया की जितनी भी पॉलिसी हर महीने आएगी या तो न्यू इनिशिएटिव आएगा, उनका हम मतलब कह सके एक वर्कशॉप करवाए, ऐसा कुछ करवाए। जैसे अभी पोर्टल आएगा तो उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि हर एक स्टेट में एक एक वर्कशॉप हो सारे प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट का, जिससे उनको आसानी रहेगी कैसे पोर्टल भरना है नहीं भरना है। बाद में ऐसा एक ग्रुप बनाए कि जिससे काउंसिल का है वो सारा मैसेज, अभी हम बल्क ईमेल और बल्क मैसेज वो भी हमने इंटीग्रेट कर दिया है नया पोर्टल में, कि जितने भी पॉलिसीज आएगी वो आपके पोर्टल में तो दिखेगी, पर आपका ईमेल में भी आएगी, सारे टीचर्स को ईमेल पे आएगी, सारे मैनेजमेंट को आएगी, जितने भी लोग हमारे पोर्टल में रजिस्टर हैं उन सबको पीसीए के जो भी सर्कुलर होगा, जो भी अपडेट्स होगी, वो सारे लोगों को मैसेज भी जाएगा और ईमेल भी जाएगा। वो क्योंकि आपको पता है कि आधे टीचर्स तो ईमेल खोलते भी नहीं होंगे, तो मैसेज पढ़ेंगे। फिर हम पूरा सोशल मीडिया की भी हमने शुरुआत कर दी है, फेसबुक पेज बनाए, ट्विटर बनाए, अभी यूट्यूब की चैनल भी बनाएंगे जिसमें जितने भी अच्छे टीचर्स होंगे उनकी हम वीडियोस रखेंगे। मतलब आने वाले समय में बहुत सारा काम हम करने वाले हैं, क्योंकि कमीशन बनेगी काउंसिल, हमारा फार्मेसी प्रोफेशन बदलने वाला नहीं है, वही रहने वाला है। तो हम हमारा काम करते जाए, बाकी का काम जिनका टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाना है वो फैलाते रहेंगे, तो उनको उनका काम करने दो, हम हमारा काम करेंगे। और आपको पता है कि बहुत सारी टीचर्स बुक्स लिख रहे हैं। मैंने कि एक्चुअली मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो बहुत सारे टीचर्स ने बुक्स लिखी है, तो अब वो बुक्स की वैल्यूएशन कौन कर रहा है? आज के दिन में कोई नहीं है। मतलब जैसे आपको पता है कि निराली प्रकाशन हो गए, बहुत सारे प्रकाशन हो गए कि जो टीचर्स को मतलब मोटिवेट करके वो उनके लिए बुक्स निकालते हैं। एक ऑथेंटिकेट जेन्यून, मतलब अगर किसी को फार्मेसी काउंसिल इंडिया का सपोर्ट चाहिए तो क्या है? कुछ भी नहीं आज। मतलब फार्मेसी काउंसिल इंडिया के पास कुछ डेटाबेस ही नहीं है, क्योंकि कितने टीचर्स ने बुक्स लिखी, कितने रिसर्च किए, मतलब कुछ है ही नहीं। तो उसकी भी हम एक रिपोजिटरी बनाएंगे जिसमें टीचर्स और मतलब कितने, क्योंकि उनका नॉलेज हमारे लिए, क्योंकि ये सब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टीचर्स का नॉलेज, बुक्स लिखी, रिसर्च किया, पेटेंट किया, अगर काउंसिल के पास डेटाबेस रहेगा तो हम सरकार में दे सकते हैं, अदर कंट्री में अगर कोलैबोरेशन होगा तो वहाँ दे सकते हैं, तो वहाँ से आपकी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। हमारा जो नॉलेज है, भारत देश का जो नॉलेज है, पूरे वर्ल्ड को हम दे सकते हैं। तो वो सारी बहुत सारा काम हम कर सकते हैं, तो हम उसके लिए भी काम करेंगे। और जितने भी इंटरेस्टेड टीचर्स हैं जो काम करने के लिए फार्मेसी काउंसिल है, वॉल्यूंटरी मैं बोल रहा हूँ, इसमें 1 रुपया मिलेगा नहीं आपको, मतलब क्योंकि फिर वो फार्मेसी काउंसिल इंडिया के पास इतना फंड नहीं है कि मतलब पूरे इंडिया के लोगों को फिर टीए डीए दे दे, तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि एलिगेशन लगाने वाले बहुत है मेरे ऊपर। तो जितने भी लोग वॉल्यूंटरी काम करना चाहते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, जैसे मैंने बोला कि फार्मेसी काउंसिल का न्यू इनिशिएटिव का वर्कशॉप करवाना, या तो आपको कोई लेक्चर लेना है फार्मेसी काउंसिल, उनका रिज्यूम मुझे मेल कर दीजिए, तो हम उसका शॉर्ट लिस्ट करके हर एक स्टेट वाइज हमारे वॉल्टियर्स बनाएंगे। क्योंकि बहुत सारा काम हमको करना है, नहीं करना है तो वैसे भी बहुत सारे प्रेसिडेंट मेरे जैसे आए और चले जाएंगे, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। और हम कुछ करना चाहते हैं फार्मेसी प्रोफेशन के लिए, तो है हम करेंगे, और आप सबका सपोर्ट है। और नेशनल फार्मा समिट में जो टॉपिक्स तो आप लोगों ने, आपके विषय मेरा विषय है एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करना, तो आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों ने मुझे सुना, और फार्मा लोग की टीम और निराली प्रकाशन सब लोगों ने हमको प्लेटफॉर्म दिया फार्मेसी काउंसिल इंडिया की बात रखने के लिए, उसके लिए। क्योंकि मैं तो आना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ क्योंकि आज संडे है। मैं कल ही अभी तो गुजरात गया हूँ और फिर से मैं सुबह की फ्लाइट पकड़ के आया, इसीलिए आया कि आपके साथ इंटरेक्शन हो आप, वरना मुझे ऐसे बहुत सारे फंक्शनों में जाना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि टाइम नहीं रहता, फिर काउंसिल का काम अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए मैं आया कि आपके साथ इंटरेक्शन हो, आपके प्रॉब्लम्स मैं सुनूं, और आपके मेरा जो काउंसिल का
प्रॉब्लम्स है वो आप सुन के पब्लिक को बताइए और नया इनिशिएशन हम काम कर सके। तो आप लोगों ने फार्मा लोग ने एक प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए पूरी टीम को धन्यवाद। और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें इंटरेक्टिव हो। तो अभी तो मैंने बोला, आपने सुना, पर ऐसा ही इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए कि हर एक के स्टेट में, जैसे मतलब स्टेट लेवल पे भी फार्मेसी काउंसिल का इंटरेक्शन सेशन हो, जिसमें मैनेजमेंट के प्रॉब्लम हो, टीचर और स्टूडेंट के हो। क्योंकि हर एक जगह पे मैं अप्रोचेबल नहीं रहता हूँ, क्योंकि हर एक टीचर मुझे अप्रोच भी नहीं कर सकता, हर एक मैनेजमेंट भी नहीं कर सकता। क्योंकि अब सबके भी मैं फ़ोन रिसीव करना शुरू करूँगा तो मैं ही कॉल सेंटर चलाने जैसी हालत मेरी हो जाएगी। तो बहुत सारी टाइम लिमिट्स होती है, क्योंकि काउंसिल में मेरे को ही मतलब अप्रूवल अथॉरिटी मैं ही हूँ, तो सारे मेल पढ़ना मुझे रहता है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। मतलब रजिस्टर था, पर उसके पास जितना पावर है वो करते हैं, बाकी काम मुझे करना पड़ता है। तो बहुत सारा टाइम की कंस्ट्रेंट है, फिर भी हमने इतना मतलब इनपुट्स लेके आउटपुट्स दिया है काउंसिल की तरफ से पब्लिक को। उसके लिए आपका सहयोग और सहकार चाहिए फ्यूचर में। और कोई भी फार्मेसी काउंसिल इंडिया के प्रति नेगेटिव बात करे तो काउंसिल आपकी है, तो आपको ही प्रोटेक्शन करना चाहिए और उनको भी भगा देना चाहिए, क्योंकि वो सब टेररिस्ट है। जो काउंसिल के खिलाफ बात करेंगे वो सारे टेररिस्ट ही है, आप समझ लेना। क्योंकि काउंसिल मेरी नहीं है, वो आप सबकी है। जैसे स्टेट फार्मेसी का, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जमा है, तो आपका योगदान है, तो काउंसिल आपकी है, मेरी थोड़ी ना है। तो आपकी काउंसिल समझकर आपको प्रोटेक्शन करना है, काउंसिल का भी और काउंसिल की इमेज का। आपको पता है कि कभी भी नेशनल मेडिकल कमीशन हो, डेंटल काउंसिल हो, नर्सिंग काउंसिल हो, आयुर्वेदिक काउंसिल हो, कभी भी कोई क्रिटिसाइज आपस में नहीं करता है। हमारे फार्मासिस्ट में ही ऐसा है, या तो फार्मेसी काउंसिल का करेंगे, या तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का करेंगे, या तो कोई प्रोफेसर का करेंगे, या तो कोई लीडर का करेंगे। पर ऐसा नहीं सोचेंगे कि भी आप नहीं बोल रहे तो कोई तो काम करेगा तो क्रिटिसिज्म होगा। बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म करने के लिए ही बने हैं, कि उनका नेचर, कि उनका धर्म भी वही है। आपको समझे, वो कितनी भी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, वो क्रिटिसाइज ही करेंगे लोगों को। तो वो सब में हम नहीं पढ़ना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी में काम करना चाहिए। और आप कितना योगदान दे सकते हो फार्मेसी प्रोफेशन में, लोगों ने जो दिया, पर आप कितना दे सकते हो वही सोचना चाहिए। और आप लोगों ने मेरी बात सुनी, उसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर। समूचे भारतवर्ष के वैज्ञिक जीव विज्ञान के अकादमिक क्षेत्र में आपके द्वारा तकनीक और कुशलता का इस्तेमाल करके पारदर्शिता का जो प्रस्तुतिकरण है, उसके लिए हम सभी करबद्ध रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके अत्यंत मूल्यवान शब्दों के लिए। मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय प्रोफेसर आर के खार सर, आदरणीय प्रोफेसर बी मिश्रा सर, आदरणीय सतीश शर्मा सर एवं आदरणीय एस.एच. अंसारी सर कि वे कृपया मंच पर आएं और आज के हमारे मुख्य अतिथि के फेलिसिटेशन सेरेमनी के लिए आगे बढ़ाएं।